नमस्कार, एम वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम फतेहपुर जनपद में हैं और हमारे साथ देखिए हम आपका परिचय करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर अमित पाल और पेशे से डेंटल हाइजीनिस्ट हूँ और बहुत सामाजिक कार्यों में इंक्लूड रहता हूँ। कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हूँ। जैसा कि आप सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे दर्शकों को। जैसे सरकार बहुत सारी संस्थाओं को निजीकरण कर रही है, तो सर सरकारी संस्थाओं के निजीकरण से संबंधित इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वास्तव में जो निजीकरण का मामला है, ये निजीकरण का अगर इतिहास देखा जाए तो वास्तव में निजीकरण गवर्नमेंट 90 के दशक में लेके आती है। जी। और जो केंद्र की सरकारें रहीं, उन सरकारों ने जो बहुजन समाज है यहाँ का, उस बहुजन समाज को जो संवैधानिक अधिकार मिले और रिप्रेजेंटेशन के बदौलत उनको हर संस्थाओं पे, लोकतंत्र के हर स्तंभों पे, हर संस्थानों पे उनको जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस अवसर की वजह से हमारे लोग बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में जाना शुरू हुए। तो जो बहुजन समाज के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि ये बहुजन समाज आगे उत्थान करे, पैरेलल सामाजिक व्यवस्था में बराबरी का दर्जा हासिल करे, उन सरकारों की मंशा ने इसको कैसे काउंटर किया जाए, उसको काउंटर करने के लिए 90 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने पॉलिसी एलपीजी के नाम से लाई, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से। तो जो हमारे कर्मचारी सरकारी संस्थानों में जा रहे थे क्वालिफाई करके, उनको रोकने के लिए, क्योंकि बड़े संघर्षों के बाद हम लोगों को संवैधानिक दायरे में आरक्षण की व्यवस्था मिली थी, तो उस संघर्ष को काउंटर कर नहीं सकते थे डायरेक्ट वे में। तो ये पॉलिसी ला करके कि निजीकरण के दायरे में अगर हम संस्थान को लाते हैं तो इनका आरक्षण संवैधानिक दायरे में है और संवैधानिक दायरे में गवर्नमेंट सेक्टर में ये पाएंगे। इसलिए इन्होंने सुनियोजित ढंग से पक्ष और विपक्ष दोनों की राय शुमारी से ऐसी पॉलिसी लाई गई कि इनका सरकारी विभागों में प्रतिनिधित्व कैसे ख़त्म हो, तब निजीकरण लाया जाए। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप कई सारे नेता और कई सारी सरकारें ये कह रही हैं कि निजीकरण जो है वो बहुत अच्छा है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं और सरकारी वर्ग में बहुत सारा काम अच्छा नहीं हो पा रहा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक उदाहरण से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे मैं डेंटल प्रैक्टिशनर हूँ जी और ये क्लिनिक मैं चलाता हूँ। जी अब ये बिल्डिंग मेरी है, जी मैं इसका ऑनर हूँ, मालिक हूँ। जी तो क्या आप इस बिल्डिंग में एक कील बिना मेरे इजाज़त के गाड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं गाड़ सकते ना। सेम यही चीज़ है निजीकरण में। निजीकरण का एक निजी मालिक होगा विभाग का, संस्था का। बिना उसकी मर्जी के क्या कोई रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता ना। तो जो संवैधानिक अधिकार हमको संविधान में प्राप्त हैं वो फिर नगण्य हो गए ना। तो एज इनडायरेक्ट कहा जा सकता है कि ये निजीकरण संविधान को ख़त्म करने की पहल है। अच्छा, सरकार ने रेलवे के निजीकरण पर भी सरकार कई सारे जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह निजीकरण थे, इससे आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, सबसे ये देश भारत बहुसंख्यक गरीब है और सबसे ज़्यादा यातायात में उसको सुलभ साधन, सस्ता साधन रेलवे है और सबसे बड़ी इनकम देने वाला भी विभाग है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय देने वाला विभाग है। तो एक ही दायरे में ला करके रेलवे विभाग को ही नहीं, तमाम संस्थानों को, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, इस तरह के तमाम संस्थान, यहाँ तक कि शिक्षा संस्थानों को, बेसिक शिक्षा को भी निजी हाथों में देने की चाल चल रही है गवर्नमेंट। आने वाला समय बताएगा इसको भी। तो इस तरह से रेलवे के दायरे में ला करके, निजीकरण के दायरे में रेलवे हमारे लोगों को चलने के लिए भी मोहताज करने में कामयाब हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं जो 2 रुपए का प्लेटफार्म होता था,
आज वो देखने को मिल रहा है। आप लखनऊ चले जाइए, 50 रुपए का प्लेटफार्म टिकट है। तो प्लेटफार्म जाने के लिए भी हमको पैसा देना होगा। रेलवे में बैठने के लिए तो अलग मामला है। और आप कोरोना के समय में देखें, जनरल डिब्बे ही नहीं हैं। और उसके बाद रेलवे के टिकट बढ़ गए, एयरपोर्ट के टिकट बढ़ गए। तो इस तरह से इस समाज को आर्थिक किस तरह से नुकसान, जो बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज तक हम लोग संपन्नता आ गई थी, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, सारी गवर्नमेंट इसी पॉलिसी पे काम कर रही है। सर आपने बहुत अच्छा वो किया कि शिक्षा में बताया कि शिक्षा में भी निजीकरण हो रहा। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे तो निजी संस्थान खुले हुए हैं। बहुत सरकार ने जब ये देखा कि सरकारी संस्थाओं की केवल वजह से शिक्षा का विकास नहीं कि, तो उन्होंने निजी हाथों के लिए बहुत सारे संस्थान खोले। तो बहुत सारे निजी संस्थान अच्छे शिक्षाएँ चला रहे हैं। तो इससे तमाम लोग उसमें पढ़ा भी रहे हैं। तो शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, इससे कौन सा तबका प्रभावित होगा या इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है क्या? इस पर बताएं कुछ। देखिए, इस देश में 2 तरीके की शिक्षा व्यवस्था गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत चल रही है, एक प्राइवेट, एक सरकारी। तो क्या इतना कहना कि प्राइवेट में शिक्षा अच्छी है, तो इसका दूसरा पहलू होता है सरकारी शिक्षा बेकार। तो सरकार का क्या दायित्व है? उसको बेहतर करें, बेहतर करना दायित्व है ना। जी। आप देखे होंगे, मेरे पिताजी अध्यापक थे, अच्छा। प्राइमरी के पढ़े थे। जी। मैं भी प्राइमरी का पढ़ा हूँ, जी। मेडिकल की पढ़ाई किया। अच्छा। और ये कैसे कहा जा सकता है, उस समय जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो 5 तक की क्लास होती थी, 1 से 5 तक का स्कूल होता था, 6 टीचर होते थे। और फिरंगी जैसा मास्टर ले करके ग्राउंड में नचाता था सब्जेक्ट पूछने में। आज उस विद्यालय में 2 टीचर है, एक शिक्षा मित्र, एक प्रधानाध्यापक। और उस शिक्षक को शिक्षा देने का काम करवाया ही नहीं जा रहा। उससे मिड डे मील बनवाया जा रहा है, यानी उसको एक कुकमैन बना के रख दिया गया। अरे शिक्षा का काम करवाओ उससे, तो शिक्षा बेहतर होगी। शिक्षा कौन ले रहा है बेसिक में, ये भी सोचने वाली बात है। तो हमारे बहुसंख्यक ओबीसी एससी के लोग ही अभी तक 90% लोग ग्राम में रहते हैं, और गांव में रहने की वजह से उनको वही सुलभ है। तो वहाँ शिक्षा न दे करके वहाँ कटोरा पकड़ाया जाता है, भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलाई जा रही। अध्यापक को अध्यापकीगिरी न करा करके उससे बिल्डिंग बनवाने का, ठेकेदारी का काम करवाया जा रहा है, किचन का काम करवाया जा रहा है। तो शिक्षा को चौपट करोगे तो देश का विकास होगा? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट कह रही है हम इसको राजगुरु बनाएंगे। कभी था भारत, दुनिया को शिक्षा देता था। अरे यहाँ के लोगों की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रहे हो, निजीकरण में दे रहे हो। निजीकरण में क्या है, मैं जो डिप्लोमा करके आया हूँ, निजी विद्यालय से करके आया हूँ, उस समय ये डिप्लोमा 1.5 लाख रुपए का था। आज ये डिप्लोमा 6 लाख रुपए का है। इधर हमारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं निजीकरण से, उधर शिक्षा हमारी महंगी होती जा रही है। तो क्या आने वाली पीढ़ियों को हम उच्च शिक्षा दिला पाएंगे? बिल्कुल नहीं दिला पाएंगे। हम लोगों की मानसिकता एक बनी कि शिक्षा ही सारे उद्धार कर सकती है, शिक्षा की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। और खेत बेच दो लेकिन लड़के को अच्छी शिक्षा दिलाओ, तो इधर खेत भी बिकेगा। और उच्च शिक्षा इतनी महंगी गवर्नमेंट करती जा रही है कि हम खेत बेच कर भी उसको शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। ये आम पब्लिक की बात नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट अपने बच्चे को IAS PCS की तैयारी कराने में सक्षम आज नहीं है, इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई। सर जब निजीकरण पर बात हो रही है, तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि बैंक के बहुत सारे कर्मचारी निजीकरण के इसमें हड़ताल पर थे। तो बैंकों का भी निजीकरण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बैंक का निजीकरण करना तो देश की आर्थिक व्यवस्था को ही ख़त्म करना है। और देखने को ये भी मिल रहा है कि दूसरे बैंकों से कर्जा लेकर के सरकार चल रही है।
और सरकार अपने को डेवलपमेंट बता रही कि हमने इतनी तरक्की दिया। सुनने को मिल रहा है इस समय पर व्यक्ति के ऊपर लगभग 3 लाख का कर्जा आ गया है। इसके पहले सुनने को मिलता था जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी कि 25,000 का कर्जा है। तो कर्जा लेके अमीर बनना अच्छी बात है क्या? आप डेवलपमेंट करके विकास करिए, ये तो देश की उन्नति दिखाई देती है। लेकिन कर्जा लेकर के बैंक डूब रहे हैं आज। अब बैंकों का निजीकरण के तो हमारी भी पूंजी बैंक में जमा है, ये सुरक्षित की गारंटी कौन लेगा? सरकार नहीं ले रही इसकी भी गारंटी। निजी आदमी कहेगा बैंक लॉस में चली गई, दिवालिया कर देगा, आपका पैसा खत्म। तो ये सुनियोजित चाल है, क्योंकि मालिक कौन बन रहा है? जो गवर्नमेंट में है वही बैंकों का मालिक बन रहा है। बिल्कुल सही सर। तो ये देश लूटने का प्रोग्राम है, बैंक का निजीकरण करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे निजीकरण पर बात हुई। और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप, इस समय चुनावी माहौल है, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि जो कई सारी पार्टियां हैं जो देश में निजीकरण के थ्रू, विनिवेशकरण के थ्रू पैसा के लिए कर रहे हैं, और कई सारी ऐसी पार्टियां जो सरकारी संस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपोजिशन और पोजीशन, द्विदलीय जनतंत्र आया। और ये द्विदलीय जनतंत्र भी आज भारत का लोकतंत्र भी एक तरह से देखा जाए तो ये इसका भी निजीकरण हो गया है। निजी हाथों में आज लोकतंत्र है। चाहे रूलिंग पार्टी हो तो एक ही वर्ग की है, अपोजिशन पार्टी है केंद्र में, वो भी उसी वर्ग की है। बाकी जो यहाँ बहुसंख्यक वर्ग है उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इस वजह से आज लोकतंत्र बचाने के लिए हमको खड़ा होना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बयान देते हैं कि आज जुडिशरी खतरे में है। अच्छे IAS PCS लोकतंत्र खतरे में है, बयान देते हैं। तो आज हमको सब कुछ भूल करके सबसे पहले इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए काम करना होगा। दूसरी बात, बचाने के लिए पहल कौन कर रहा है और ख़त्म करने के लिए पहल कौन कर रहा है, ये हमारे समाज में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ, पहले किसी कहा जाता था शक है, हूड़ है, मुग़ल आए, पुर्तगाली आए, उनका गुलाम रहा। यह देश फिर गुलाम होने की कगार पे पहुंचाने की साजिश चल रही है। तो इस देश में सबसे बड़ी जो आज राजनीति हो रही है वो धर्म के नाम पर हो रही है। और धर्म के नाम पर अगर देखा जाए, अभी 2-3 दिन की बात है, कुछ धर्मगुरुओं ने धर्म संसद चलाई और उसमें धार्मिक संविधान बनाने की भी बात रखी है। उसमें प्रपोजल रखा है, उसमें एक कॉलम भी है कि मुसलमानों को रहने का तो अधिकार सम्मानजनक होगा लेकिन मत का अधिकार नहीं होगा। जबकि इस देश को बनाने और संवारने में सभी लोगों को बड़ा हाथ है। इसमें बहुसंख्यक वर्ग के साथ अल्पसंख्यक वर्ग जो देश में कहा जाता है उसका कम नहीं है। ज़्यादा अगर देखा जाए वास्तविकता में तो उनका ज़्यादा हस्त है इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी की जा रही है, जबकि भारत का संविधान कहता है भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर समाज का निर्माण और देश का निर्माण होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं कहा। तो अगर धर्म के आधार पर ये लोग लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो ये तो संविधान विरोधी हैं, और संविधान विरोधी को देशद्रोही कहना चाहिए। यही सबसे बड़े देश हितैषी बने बैठे हैं। तो इसके विरोध में जो इस देश के अंदर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है, हमको सब कुछ भूल करके इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उस पार्टी का सपोर्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू।